Hello everybody, how are you all? I am Pavitra Bag here to teach you biology. So welcome to my YouTube channel Biologics P.Bag. So today we are going to discuss about Mendel's experiments. Okay, ये जो हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का जो चैप्टर कर रहे हैं 12th का 5th चैप्टर, इसका हम सेकंड लेक्चर आज करेंगे. आज मेंडेल्स एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं. मेंडेल्स के बारे में थोड़ा बहुत उनका हिस्ट्री पढ़ेंगे. उस कितने अच्छे आदमी थे, वो शादीशुदा नहीं है, मतलब उनका जो क्या बोलते हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन लड़की को लेकर नहीं था. ठीक है, एक संत थे, वो मोनास्ट्री में थे, मंक थे. ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. वो एक मंक इंसान कैसे तुम्हारा एक साइंटिस्ट, मतलब एक फादर ऑफ जेनेटिक्स बना, उसके बारे में भी आज थोड़ा पढ़ेंगे. उसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से तुम्हारा नीट में क्वेश्चंस बनता है. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस. आज करेंगे हम मेंडेल्स एक्सपेरिमेंट. मेंडेल जो है, जनरली उनका नाम है, पूरा नाम जो है ग्रेगर जोहान मेंडल. ओके, इनके बारे में आज क्लियरली आज स्टडी करेंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. फर्स्ट, ग्रेगर जोहान मेंडल क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो है, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है. क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स. जितना भी चीजें लिखूंगा यहाँ पे मैं, सारा का सारा जो स्क्रीनशॉट बनेगा, सभी का मैं स्क्रीनशॉट आपको पीडीएफ बना के भेज दूंगा. इसके लिए नोट्स के लिए कोई टेंशन लेने का बात नहीं है. ओके, जब आप लोग का लेक्चर खत्म हो जाएगा तो you can ask me on the telegram or whatsapp group, so I can send you the pdf one. Okay, so ग्रेगर जोहान मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं. इनका जो लाइफ स्पान है, that will be started from 1822 and end in 1884. 1822 में जन्म होके 1884 में उनका देहांत हुआ था. ओके, सो इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा जाता है? ओके, फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये जेनेटिक्स के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताए थे. जस्ट मिनट गाइस, एक मिनट, सॉरी. ओके, सो क्या बताए थे? ये सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट किए थे किसके बारे में? जो एक पेरेंट से जो जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है अपने ऑफस्प्रिंग में जाता है, कैसे? तो फर्स्ट ही हैज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन. मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग, फिर से तुम्हारा ऑफस्प्रिंग से, फिर तुम्हारा और उसके मतलब ऑफस्प्रिंग के पास, तो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होना. ओके, सो ही इज द फर्स्ट वन जो कि डेमोन्स्ट्रेट किए थे. डेमोन्स्ट्रेट द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ characteristics from one generation to another. ओके, तो यही बताए थे कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक कैसे ट्रांसफर होता है. अब देखो, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है? पेरेंट्स में देखी होगी कि हम कभी कभी बोलते हैं कि ये जो लड़का है, ये अपने माँ पर गया है, ये अपने पापा पर गया है, इसी तरह के बातें होते थे. तो इसका मतलब ये है कि जो पेरेंट्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके बच्चे में आता है कि नहीं? तो ये जो कैरेक्टर जो फादर या मदर में था, वो जो कैरेक्टरिस्टिक आया अपने बेटा या बेटी पे, तो ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ. तो ये कैसे ट्रांसफर होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिट हो रहा है, उसके बारे में फर्स्ट टाइम ग्रेगर जोहान मेंडल बताए थे. सो दैट इज व्हाई ग्रेगर जोहान मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. और एक चीज भी बताए थे जो कि अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, इसके बारे में टोटल चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम लोग. ये एक प्रिंसिपल दिए थे. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लॉस दिए थे. ठीक है,
प्रिंसिपल ऑफ लॉज ऑफ, ये नहीं होगा, LAWS, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, इनहेरिटेंस का मतलब जानते हो? इनहेरिटेंस का मतलब है हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब वही है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ओके, सो ये प्रिंसिपल ऑफ लॉज दिए थे, ओके, इनहेरिटेंस के ऊपर। ओके, तो जनरली 3 लॉ दिए थे। पहला है तुम्हारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉज ऑफ डोमिनेंस। ओके, सेकेंड वन 3 लॉ दिए थे बेसिकली, तो सेकेंड जो है तुम्हारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थर्ड थिंग जो दिए थे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, ये तीनों जो लॉ है हम इसको एक एक करके क्लियरली हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इतना नोट डाउन करो पहले। ओके, चलो तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ओके, ये जो हमारा साइंटिस्ट है इनके बारे में पहले इनका बर्थ के बारे में पढ़ते हैं। पहला बात आप लोग जानते हो कि ये 1822 में इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, और 22 डेट को ही और जुलाई मंथ में इनका बर्न हुआ था इन द ईयर 1822 इन ऑस्ट्रिया। ओके, ऑस्ट्रिया एक शहर का नाम है जहां पे इनका जन्म हुआ था 1822 ईयर में। ओके, बेसिकली ये एक फार्मर फैमिली में पैदा हुए थे। फार्मर फैमिली, देखो बहुत ही मतलब दुखी मिडिल क्लास फैमिली से ये हैं। और जहां पे भी बच्चों ऐसे फार्मर फैमिली बच्चे आ जाते हैं तो आप लोगों को पता है कि वो किस तरह के स्टूडेंट होते हैं। बेसिकली दे आर ब्रिलियंट स्टूडेंट। ओके, सो हमारा जो ग्रेगर जॉन मेंडल भी थे वो भी बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे थे। ओके, उनके पढ़ाई टाइम में। और ये जनरली फिलोसॉफी के स्टडी किए थे। ओके, स्टडीड अबाउट फिलोसॉफी, मेनली फिलोसॉफी पढ़ रहे थे स्कूलिंग के टाइम में। एक मिनट गाइस, लेट मी दिस। फिलोसॉफी पढ़े थे। ठीक है, फिलोसॉफी बहुत सारे मेनी इयर्स तक पढ़े, ये फ्यू इयर्स तक। देन आफ्टर स्कूलिंग ये चले गए थे हमारा एक मोनेस्ट्री में। ठीक है, मोनेस्ट्री में जानते हो, मोनेस्ट्री जहां पे तुम्हारा साधु संत रहते हैं। आई एम सॉरी गाइस। ओके, सो जहां पे एक साधु संत रहते हैं, आप लोगों को पता होगा, एक मोनास्ट्री में चले गए थे। उस मोनास्ट्री का नाम है अगस्टिनियन मोनास्ट्री। ओके, he joined अगस्टिनियन मोनास्ट्री। एक साधु संत जो रहते हैं उसी टाइप का एक जगह में चले गए थे इन द ईयर 1843 और उनका एज था अबाउट 21। जब 21 साल हुआ था उनको, तभी ये अगस्टिनियन मोनास्ट्री में चले गए थे। फिर ये 1851 में यूनिवर्सिटी ऑफ वियना गए। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। ओके, वहां पे ये फिजिक्स एंड बॉटनी पढ़े थे। ओके, उसके बारे में पढ़ाई किए थे। उसके बाद क्या हुआ, ये फिर से तुम्हारा ये जो मोनास्ट्री है वहां पे चले आए। मोनास्ट्री बेसिकली तुम्हारा जो है ब्रॉन में था, एक शहर है, ब्रॉन में था। वहां पे ये रिटर्न किए। ओके, रिटर्न टू मोनास्ट्री। ओके, मोनास्ट्री रिटर्न किए और यहाँ पे टीचर के हिसाब से रिक्रूट हुए और 14 साल तक ये पढ़ाते रहे। ओके, क्या पढ़ाते रहे? जनरली फिजिक्स पढ़ाते रहे। ओके, एंड फिजिक्स के साथ साथ नेचुरल साइंस के बारे में पढ़ाते रहे। 14 साल तक पढ़ाए। देखो बच्चों, ये देखो, ये बायोलॉजी पढ़े ही नहीं है। ठीक है,
बायोलॉजी पढ़ाया ही नहीं है, फिजिक्स पढ़ाते थे, फिजिक्स में रुचि रखते थे, फिर भी ये जेनेटिक्स के बारे में दिए हैं। इसीलिए तो यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारा जेनेटिक्स में थोड़ा बहुत मैथ आ जाता है, ठीक है, लेकिन बच्चे उसको मतलब डरने लगते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत ही सिंपली समझाए हैं ये। और देखो एक बात बता दूं बच्चों, जो हमारा मेंडल है, इनके बारे में क्यों बता रहा हूं। दुनिया में कोई भी अगर जेनेटिक्स पढ़ना चाहे, कोई भी हो, ठीक है, अगर मेंडल का वर्क के बारे में नहीं पढ़ेगा, उनके काम के बारे में नहीं पढ़ेगा, तो जिंदगी भर कभी भी वो जेनेटिक्स मतलब पढ़ नहीं पाएगा। सो टू स्टडी जेनेटिक्स यू हैव टू स्टडी अबाउट द वर्क ऑफ द मेंडल। ओके, मेंडल का काम पढ़ना ही पड़ेगा आप लोगों को। सो समझ में आ गया इतना बात। तो फिर बाद में क्या हुआ, देखो ये तो तुम्हारा फार्मर फैमिली से पैदा हुए हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट भी हैं, ये फिलोसॉफी पढ़ते थे। फिर क्या हुआ, इनका रुचि था फिजिक्स में, और फाइनली क्या हुआ, उनके जो मोनेस्ट्री में प्लांट्स लगते थे, ठीक है, उनके मोनेस्ट्री में पी प्लांट लगते थे। कौन सा प्लांट? पी प्लांट। ओके, तो एक दिन क्या हुआ बच्चों, वो पी प्लांट से मतलब जो पी प्लांट का जो पड होता है, पड के अंदर तुम्हारा सीड होता है, मटर जैसा एक दाना दाना होता है, उसको जब देखे, पी का जो सीड होता है उसको जब देखे, तो वो दो प्रकार का सीड देखे थे, ठीक है। दो प्रकार का सीड मतलब एक राउंड राउंड था, और थोड़ा पिचका हुआ लचक लचक का एक रिंकल टाइप का एक सीड था। तो दो तरह का सीड उनको देखने को मिला था। तो वहीं से वो इंटरेस्टेड लिए प्लांट्स में, और देखे कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा दो तरह का सीड निकल रहा है, क्या है इसमें, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे करके वो इंटरेस्टेड रहे उसी प्लांट्स के बारे में, और अपने मोनास्ट्री में प्लांट्स लगाने शुरू कर दिए, और वहीं पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिए थे। तो जनरली जो ये जो नाम है इनका, ग्रेगर। ओके, ये जो वर्ड है पहले उनके नाम में नहीं था। जब ये मोनास्ट्री का प्रीस्ट बने, मोनास्ट्री का जब प्रीस्ट बने थे, तभी ये ग्रेगर वर्ड ऐड हुआ था उनके नाम में। तो उनका नाम है जोहान मेंडल। बाद में जब मोनास्ट्री का हेड बन गए थे, ये नाम इंक्लूडेड हुआ था। और जो पी प्लांट में जो टू टाइप ऑफ सीड देखे थे, टू टाइप ऑफ सीड देखे थे, वो कब था? 1856 में। 1856 में ये सॉ द टू टाइप ऑफ सीड्स इन पी प्लांट। और कौन सा पी प्लांट है? जो हम एडिबल जो खाते हैं, जो पी प्लांट को, दैट इज नोन एज गार्डन पी। क्या बोलते हैं इसको? गार्डन पी। ओके, देखो ये तुम्हारा नीट में ये क्वेश्चन आ सकता है। कौन कौन सा ईयर, कौन से ईयर में वो ऑब्जर्व किए कि टू टाइप ऑफ सीड। उनका डेट ऑफ बर्थ हालांकि नहीं आता, याद कर लेना, ठीक है, समझ में आ गया। और कौन सा पी? गार्डन पी। गार्डन पी का तुम्हारा बायोलॉजिकल और बोटेनिकल नेम है पाइजम, ओके, सैटिवम। ये वर्ड, ये जो बायोलॉजिकल नेम है आपको याद रखना है। क्या था गार्डन पी का नाम? पाइजम सैटिवम। ये बायोलॉजिकल नाम आपको याद रखना होगा। जितना मैं ब्लू कलर में अभी दिया हूं वो इंपॉर्टेंट है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू में। ओके, बाकी सारी चीजें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनके बारे में थोड़ा हम पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर क्या किए, जब ये ऑब्जर्व किए, ठीक है, जब ये ऑब्जर्व किए हमारा जो गार्डन पी का जो टू टाइप ऑफ सीड देखे थे, ठीक है, और एक बार लिख देता हूं गार्डन पी का नेम, गार्डन पी। गार्डन पी का बायोलॉजिकल नाम है पाइजम सैटिवम। ओके, पाइजम सैटिवम। तो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगे। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ओके, हाइब्रिडाइजेशन मतलब जानते हो, ये क्या करते थे, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पी प्लांट को लेते थे, मतलब वही गार्डन पी का, जैसे कि एक बड़ा लंबा सा हो गया, टल हो गया, एक छोटा सा हो गया, उन दोनों के बीच में क्रॉस करा देते थे, मतलब उनके दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन करा देते थे। तो उसको हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट बोला गया है। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट कब तक चला? 7 साल तक चला था। 7 साल तक ये एक्सपेरिमेंट किए थे बच्चों। कब से कब तक? 1856 टू 1863 तक। 7 साल तक ये एक्सपेरिमेंट करते रहे। फिर इनका
पेपर, एक पेपर बनाए, मतलब देखो थेसिस बोला जाता है बेसिकली। अगर आप कोई चीज में अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो उसके बारे में आप क्या करते हो, डेटा लिखते हो। उसी डेटा को आप क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए हो, कौन कौन से प्रोसेस हुआ है वहां पे, तो उसका एक बिल्कुल डेटा रहता है, एक फाइल बनता है, ठीक है। उस फाइल को जनरली एक पेपर बोला जाता है, थेसिस पेपर। तो उनका जो पेपर है वो पब्लिश हुआ था, ठीक है। उनका पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ओके, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पेपर का नाम है। और पब्लिश किए थे एक जर्नल में। ओके, पब्लिश किए थे एक जर्नल में। उस जर्नल का नाम है एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ ब्रन, ब्रन में रहते थे ना इसलिए, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ ब्रन नेचुरल साइंस सोसाइटी। इसी जर्नल में ये क्या किए थे, अपना पेपर को पब्लिश किए थे। ये कब पब्लिश किए थे, 1866 में, इतना याद रखना। अब देखो ये एक्सपेरिमेंट किए, थीसिस लिखे, पब्लिश भी किए, बट उस टाइम में इसके बारे में किसी को इतना पता नहीं था। और उसी टाइम में एक नया चीज अगर कोई बताएगा तो क्या बोलते हैं, एक साइंटिस्ट को पागल बोलते हैं। ठीक उसी तरह तुम्हारा जो मेंडल्स को कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिला था, ठीक है। मेंडल को कोई, मतलब उनका काम को कोई सपोर्ट ही नहीं किया, सोचा कि ये पागल हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये तुम्हारा जो फादर का कैरेक्टरिस्टिक बच्चे में आएगा, ये सब मतलब उस टाइम बहुत ही क्लमजी था। ओके, तो कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला मेंडल के वर्क को। कब तक नहीं मिला था बच्चे जानते हो, 34 इयर्स तक। ओके, नो रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क, कोई रिकॉग्निशन नहीं था। समझ में आ रहा है। हालांकि बाद में पता चला, ठीक है, जब हमारा जो मेंडल मर गए, मरने के बाद उनका एक्सपेरिमेंट फिर से रिडिस्कवर हुआ। 3 साइंटिस्ट थे जो मेंडल का वर्क को फिर रिडिस्कवर किए, और उन्हें पूरा बिल्कुल सचोट के साथ कि बताया कि ये मेंडल जो पहले ये काम करके गए हैं वही काम आज हम कर रहे हैं। और मेंडल जो जो बातें बताए थे हम लोग को, वो बिल्कुल डेफिनेटली एग्जैक्टली सही बात है, ठीक बात है, करेक्ट बात है, ऐसे बोल के बताए थे। तो रीडिस्कवरी हुआ था हमारा मेंडल्स का। जब रीडिस्कवरी हुआ उसी टाइम में पता चला कि मेंडल सही थे। तो मेंडल जब सही थे उसके बाद उनको बोला गया था कि ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, तो चलो मैं बताता हूं रीडिस्कवरी कब हुआ था। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, ओके, कब हुआ था। देखो ये तो पहला बात है कि 1900 में हुआ था। और कौन कौन किए थे, साइंटिस्ट का नाम ले देता हूं। पहला साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी व्राइस। ओके, साइंटिस्ट, पहला साइंटिस्ट का नाम है ह्यूगो डी व्राइस। और एक साइंटिस्ट का नाम है कार्ल कोरेंस। ओके, थर्ड साइंटिस्ट जो थे, इनका नाम थोड़ा बच्चों ध्यान से सुनना, एरिक वन सेमार्क। ओके, एरिक वन सेमार्क सेस्नेक। ओके, क्या नाम है, एरिक वॉन सेरमार्क सेस्नेक। ओके, थोड़ा प्रोनाउंस करने में डिफिकल्ट होता है बच्चों, तो आप लोगों को ध्यान से इनका नाम याद रखना होगा। तो क्या कौन कौन साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डी व्राइस, ओके, कार्ल कोरेंस, एरिक वन सेमार्क सेस्नेक। तो ये तीनों साइंटिस्ट फिर से उनका जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट को खुद किए, देखे कि ये सही बात है कि गलत बात है। तो उनको बिल्कुल एग्जैक्टली पता चला कि जो मेंडल थे पूरा सही थे। जो जो बातें बताए थे जेनेटिक्स के बारे में, हर एक चीज सही था। बट अभी हम लोग कुछ लिमिटेशन पाए हैं, उसके ड्रॉबैक्स पाए हैं। बट जितना भी बताए थे उसी टाइम में, देखो जेनेटिक्स के बारे में वहां पे एलएलई, लोकस, जीन, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। फिर भी वो कितने सारे चीजें करके गए हैं, जिसको हम अभी क्या बोल रहे हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, बेचारे को मतलब जब जिंदा थे तभी तो रिकॉग्निशन नहीं मिला, बट जब मर गए थे 1900 में उनको मिला था उनका रिकॉग्निशन। ओके, समझ में आ रहा है। 1866 में तो मर गए थे ना, ठीक है, समझ में आ गया।
तो हुआ है दे नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, तो चलो फादर ऑफ जेनेटिक्स तो बोल ही रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा काम किए हैं जो फादर ऑफ जेनेटिक्स बोल रहे हैं? ऐसा क्या काम कर दिए हैं जो उनको बाप बोल रहे हैं जेनेटिक्स का? समझ में आ रहा है ना? बोलते हैं ना मैं तेरा बाप हूं, ठीक उसी तरह जेनेटिक्स का बाप कैसे बन गए, ऐसा क्या काम किए हैं? तो मैंने तुम लोग को पहले भी बताया है कि अगर जेनेटिक्स पढ़ना है तो आपको मेंडल का वर्क्स पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आप लोग जेनेटिक्स कर पाओगे। सो चलो क्या क्या काम किए थे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज। सो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट को पहले पढ़ेंगे, तभी हम पता कर पाएंगे कि क्या क्या किए थे। पहला बात है कि मेंडल जो एक्सपेरिमेंट किए थे कौन से प्लांट में किए थे? मेंडल तुम्हारा गार्डन पी में किए थे एग्जाम्पल, जो एक्सपेरिमेंट है गार्डन पी के ऊपर। और गार्डन पी का और एक बार लिख रहा हूं तुम्हारा साइंटिफिक नेम, जो कि मैं बार बार लिखता रहूंगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है? दैट इज पाइजम सैटिवम। ओके, पाइजम सैटिवम दैट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ गार्डन पी। और देखो इसका एक क्वेश्चन आता है तुम्हारा नीट में। ओके, तुम्हारा पाइजम सैटिवम से इसका जो क्रोमोसोम नंबर है, जैसे कि हमारा ह्यूमन बींग्स का जो क्रोमोसोम नंबर है कितना 23 पेयर्स है, तो इनका क्रोमोसोम नंबर कितना है? हमारा टोटल क्रोमोसोम नंबर है 46, तो इनका क्रोमोसोम नंबर होता है टोटल 14। ओके, तो ये एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है जिनका 2n इक्वल टू 14 होता है, मतलब 14 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है इनमें। ओके, देन ये तुम्हारा पी प्लांट्स को ही क्यों लिए? ठीक है, क्या एडवांटेजेस है पी प्लांट को सिलेक्ट करने का फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? उनके एक्सपेरिमेंट के लिए जो पी प्लांट्स है उसको लेने का क्या महत्व है, क्या फायदा है, उसके बारे में थोड़ा अभी बात करेंगे। पहला तो एक मिनट बच्चों, जस्ट मिनट। ओके गाइस, तो आप लोग अपने साथ एनसीईआरटी बुक रखे रहो, ठीक है? सो क्या क्या एडवांटेजेस था सिलेक्टिंग फॉर द सिलेक्टिंग ऑफ पी प्लांट्स? ओके, तो देखो पहला बात, जो ये पी प्लांट होते हैं प्योर वेराइटीज का होते हैं, ठीक है? प्योर वेराइटीज, प्योर वेराइटीज का मतलब क्या है बच्चों? मैंने तो इसके बारे में बताया नहीं। अब देखो मैं एक बात बोलूंगा आपको, टॉल प्लांट। ओके, टॉल पी प्लांट बोलूंगा, तो टॉल पी प्लांट तो बोल दिया, इसको हम प्योर प्लांट कब बोलेंगे, प्योर वेराइटीज कब बोलेंगे? अगर इसका जीनोटाइप, अगर इसको जीनोटाइप अगर कैपिटल टी मतलब दोनों का ही सेम रहा, तो इसको क्या बोलेंगे हम? प्योर बोलेंगे। अब देखो ड्वार्फ अगर बोलेंगे, देखो क्योंकि टॉल में और एक टाइप का भी हो सकता है, हाइब्रिड में बताया था आप लोगों को, इस तरह का भी एक टॉल होता है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव होता है, तो इसको हम प्योर नहीं बोलेंगे, इसको हाइब्रिड बोलेंगे, ठीक है? हाइब्रिड बोलेंगे। और ये हो गया तुम्हारा प्योर। तो प्योर वेराइटीज मिल जाते हैं, इसीलिए इस प्लांट को लिए थे वो, ठीक है? देन सेकेंड थिंग है दे हैव द इजीली डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ओके, डिटेक्टेबल कैरेक्टर। ओके, डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब देखो, एक जैसे कि अपोजिट कंडीशन, जैसे कि मैं बोलूंगा अगर देखो यहाँ पे मतलब दो ही अपोजिट कंडीशन मिलेंगे, जैसे कि मैं बोलूंगा सीड का शेप। ओके, पी प्लांट का मैं सीड शेप बोलूंगा, एक मिलेगा आपको राउंड, ठीक है? एक मिलेगा आपको राउंड और एक मिलेगा ऐसे फ्लैटन टाइप का, रिंकल टाइप का। तो ये अपोजिट टू ईच अदर है बच्चों, अपोजिट टू ईच अदर है। तो रिंकल्ड एंड राउंड ये अपोजिट है, एक दूसरे के कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से अपोजिट है, तो इसको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं? देखो एक पॉड लिए, पी का जो पॉड होता है उसको ऐसे ओपन करेंगे तो सीड हमको दो तरह का मिलेगा, एक तो राउंड का मिलेगा, एक तो तुम्हारा रिंकल का मिलेगा, तो इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। और छोटा सा प्लांट को डोव बोल सकते हैं, बड़ा सा प्लांट को टर्ल प्लांट बोल सकते हैं। उनका फ्लावर कलर में भी तुम्हारा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मिलता है, एक तुम्हारा व्हाइट कलर मिलता है, एक तुम्हारा वायलेट कलर मिल जाता है। आप लोग ये देखे होंगे, है कि नहीं? तो ये इजीली देख पा रहे थे, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक था, उनका जो ट्रेट था, ट्रेट्स को ये इजीली डिटेक्ट कर पा रहे थे, और वो जो ट्रेट्स या जो कैरेक्टरिस्टिक था वो
तुम्हारा कंट्रास्टिंग थे। समझ में आ रहा? कंट्रास्टिंग मतलब दो अपोजिट कंडीशन। ओके, ये था सेकंड तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट पेज चलते हैं। सेकंड कैरेक्टर एंड देन देखो, इट कैन बी क्रॉस ब्रीड मैनुअली। इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो यहां पे जो हमारा जो प्लांट है, प्लांट के जो हम प्लांट को हम चाहे तो अब मैनुअली क्रॉस करा सकते हैं। मान लो ये हमारा फ्लावर है तुम्हारा पी प्लांट का। ओके, ये मान लो फ्लावर है, यहाँ पे तुम्हारा और एक प्लांट है जिसके बाद तुम्हारा पोलन ग्रेन है। इसको हम मैनुअली लाकर इसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर ऐसे छिटक सकते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्रॉस हो सके। ओके, ब्रीड हो सके, तो इसको हम मैनुअली कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको रिप्रोडक्शन कराना है, बहुत सारा जनरेशन लेना है, क्योंकि मेंडल को 7 साल लगे थे काम करने के लिए। तो इजीली हम इसको ब्रीड करा सकते हैं क्रॉसली। ओके, तो बहुत सारे ऐसे चीजें थे जिसकी वजह से ये सिलेक्ट किए थे। ठीक है, और जो कि इंपॉर्टेंट बात है, इनका जो लाइफ स्पान है शॉर्ट लाइफ है। शॉर्ट लाइफ स्पान होने से क्या होता है बच्चों, हमको रिजल्ट जल्दी मिल जाता है। और रिजल्ट इनको, ये जो हमारा प्लांट है, रिजल्ट तुम्हारा जनरली 3 मंथ्स में देते हैं। 3 मंथ में रिजल्ट देते हैं, मतलब 3 मंथ्स में ये ग्रो हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं। तो हम इजीली क्रॉस करा सकते हैं, उनके ऊपर ब्रीड करा सकते हैं, ताकि हमको वैरायटी ऑफस्प्रिंग मिल जाए। मान लो एक टॉल है, एक ड्वार्फ है, ड्वार्फ प्लांट, और इन दोनों के बीच में क्रॉस करा दिए, 3 महीने के बाद पता चल जाएगा कि किस तरह का इनके बच्चे बनने वाला है, ऑफस्प्रिंग बनने वाला है। सो इट इज वेरी मच इजियर टू डू द एक्सपेरिमेंट विद दिस प्लांट। ओके, चलो समझ में आ गया। चलो और कुछ चीजें। ठीक है, देखो ये तो लिए थे। ठीक है, ये जो हमारा जो पी प्लांट लिए, इनका कुछ कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किए थे। ठीक है, कुछ ट्रेड्स को सिलेक्ट किए थे। देखो, ट्रेड्स को सिलेक्ट करने का क्या मतलब है। देखो, 2 प्लांट है मान लो, हमको देखना है ना कि किस तरह से जीन ट्रांसफर होता है दूसरे, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ठीक है ना, तो मान लो एक टॉल प्लांट लिए, एक ड्वार्फ प्लांट लिए, दोनों को शादी करवा दिए। ठीक है, शादी करने के बाद उन दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, रोमांस हुआ। ठीक, उसके बाद उनका बेबी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। बेबी जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ, जो बेबी टॉल हुआ या ड्वार्फ हुआ, है कि नहीं, ये पता करने के लिए हमको शॉर्ट लाइफ स्पान चाहिए। ठीक है, मान लो एक प्लांट है, 2 प्लांट है, मतलब वही हमारा पी प्लांट के बारे में बोल रहा हूं। प्लांट है, एक प्लांट का फ्लावर कलर है तुम्हारा वायलेट, और एक का है तुम्हारा व्हाइट। तो उन दोनों के बीच में जब क्रॉस करा दिए, तो जो बेबी बना उसका क्या फ्लावर होगा। इसी सारे चीजें को हम देखेंगे इसी एक्सपेरिमेंट में। तो पहला सिलेक्शन ऑफ ट्रेड्स करेंगे। पहले मैं सिलेक्शन ऑफ ट्रेड से बता दूं कि बच्चे जो हैं बहुत सारी चीजें में कंफ्यूजन होते हैं, जैसे कि तुम्हारा कैरेक्टर एंड ट्रेड, ये दोनों वर्ड के बीच में बहुत ही कंफ्यूजन होते रहते हैं। तो इनका मतलब समझा देता हूं। मान लो एक कैरेक्टर लेता हूं हाइट। ओके, हाइट फिर वैरायटी में आता है तुम्हारा, एक टॉल होगा, एक ड्वार्फ होगा। तो हाइट हो गया कैरेक्टर, ओके, ट्रेट हो गया टॉल एंड ड्वार्फ। ओके, मान लो मैं एक सीड कलर लेता हूं। ठीक है, सीड का कलर लेता हूं पी प्लांट का। आप लोग देखे होगे जो पी प्लांट का सीड का कलर कैसा होता है, कुछ ग्रीन होते हैं और कुछ येलो होते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये जो वैरायटीज हैं, वैरायटीज ऑफ जो वैरायटी ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक दैट इज नोन एज ट्रेट। ओके, और ये तुम्हारा पर्टिकुलर फिनोटाइप ऑफ ए ऑर्गेनिज्म दैट इज नोन एज कैरेक्टर। ओके, इतना बातें समझ में आ गया है। चलो अब देखो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है। अभी मैंने बताया तुम लोगों को कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब देखो कंट्रास्टिंग, ये टॉल का कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है ड्वार्फ, ग्रीन का कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है येलो। बस सिंपल। ठीक है, ऑपोजिट कंडीशन। ठीक है, टॉल के ऑपोजिट में क्या है, ड्वार्फ है, ग्रीन के ऑपोजिट में क्या है, येलो है। पी प्लांट के बारे में बात हो रही है सब। ठीक है, तो जब ये ट्रेड सिलेक्ट कर रहे थे उनके ऊपर काम करने के लिए,
ठीक है, क्योंकि हमारा कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिशन को देखना है, तो ये कैरेक्टर को ही देख रहे थे कि मतलब कौन कौन से कैरेक्टर को स्टडी करूंगा तो मैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैसे आ रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, ये पता कर पाऊंगा। तो पहले इनिशियली 34 वेराइटीज ऑफ प्लांट्स को उनका कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए सोचे थे, चूज किए थे 34, बट 34 कैरेक्टरिस्टिक मतलब समझ नहीं पाओगे, इतना बड़ा मतलब आंकड़ा बनेगा, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए इतना दिन लग जाएगा। तो ये 34 वेराइटीज मतलब बहुत ही ज्यादा हो गए, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर क्या किए, 22 वेराइटीज चूज किए, ठीक है, 22 वेराइटीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक चूज किए। फिर 22 भी बहुत ज्यादा हो गया। फिर फाइनली ये सिलेक्टेबल, बहुत ही मतलब सोच समझ के 7 कैरेक्टरिस्टिक लिए थे। ओके, 7 varieties of contrasting character। ओके, 7 टाइप ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को ये स्टडी किए थे। तो कौन कौन से वो कैरेक्टरिस्टिक थे उसके बारे में थोड़ा अभी स्टडी करेंगे। सो he has taken 7 pairs of contrasting traits। क्या थे, पहला तो मैं बता देता हूं कैरेक्टर क्या क्या थे। ओके, ये जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर में तुम्हारा देखो एक बात बताता हूं बच्चों, कोई भी कैरेक्टर हो दैट इज एनकोडेड बाय जीन, है कि नहीं, जीन से ही हमारा कैरेक्टर बनता है, आप लोग ये बात जानते हो। ओके, उसी जीन के हिसाब से देखो मैं बोलूंगा टॉल एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नहीं। अब देखो इसका एलएलई क्या है, मैं तुम लोग को एलएलई बताया था, एलएलई क्या है, टीएनटी हो सकता है एंड टीएनटी हो सकता है। तो इसमें से एक डोमिनेंट है, डोमिनेंट एलएलई, और एक तुम्हारा रिसेसिव एलएलई, है कि नहीं। तो ये 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड लिए थे, जिसमें तुम्हारा कैरेक्टर 7 था, 1 2 3 4 5 6 7, और इनका जो कंट्रास्टिंग ट्रेड से एक था डोमिनेंट, ये एलएलई के हिसाब से। ओके, एक था तुम्हारा रिसेसिव ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट, और एक था रिसेसिव ट्रेट। ध्यान से सुनते जाओ, मतलब ये धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा। ओके, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे, पहला बात, पहला लिए थे सीड शेप। ओके, सीड शेप। अब बताओ सीड का शेप कैसा है, हमारा जो पी प्लांट का सीड शेप, पहला तो है आपका राउंड। ओके, राउंड, राउंड को ये डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, राउंड तुम्हारा डोमिनेंट ट्रेट है तुम्हारे सीट का, तो इसको कैपिटल आर से डिनोट किया गया। राउंड अगर डोमिनेंट है, रिंकल्ड क्या होगा बच्चों, रिंकल्ड हो गया आपका रिसेसिव ट्रेट। देखो अब देखो बच्चे क्या करते हैं, राउंड के लिए कैपिटल आर दिया गया डोमिनेंट, तो रिंकल्ड के लिए डब्ल्यू देना चाहिए, ऐसा नहीं होता बच्चों। क्या करना है आपको, सिंपली डोमिनेंट को कैपिटल लेटर में लिख देना है और रिसेसिव को आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। तो कैपिटल आर का यहां पे हम लिख देंगे स्मॉल आर। समझ में आ गया, सीड शेप का दो ट्रेड्स आ गया कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, एक है तुम्हारा डोमिनेंट ट्रेड्स, एक है तुम्हारा रिसेसिव ट्रेड। तो यहां पे आपको नीट का क्वेश्चन किस तरह से आएगा, पूछेगा कि जो हमारा पी प्लांट था, पी प्लांट का सीड शेप का रिसेसिव ट्रेट का नाम क्या है, आपको लिखना है रिंकल्ड। समझ में आया, उसको डिनोट कैसे करते हैं, तो दैट इज योर स्मॉल आर। समझ में आ गया। देन आते हैं सीड के कलर, ठीक है, सीड का कलर, सीड कलर। तो सीड कलर में तुम्हारा डोमिनेंट कैरेक्टर है बच्चों येलो, क्या है, डोमिनेंट कलर है येलो, ये है तुम्हारा येलो। तो ये डोमिनेंट है तो हमको इसको क्या करेंगे, कैपिटल वाई लिख देंगे, ठीक है। और तुम्हारा जो रिसेसिव ट्रेट है, रिसेसिव ट्रेट है आपका ग्रीन, क्या है, ग्रीन, ग्रीन कलर का है, तो इसको लिख देंगे हम स्मॉल वाई। समझ में आ गया।
देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, उनका जो पॉड होता है, पॉड मतलब जिसके अंदर सीड होता है, ओके, पॉड का शेप देखते हैं, पॉड शेप, पॉड का शेप कुछ इस तरह से होता है। सॉरी गाइस फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा करंट चला गया है। जस्ट ए मिनट। सॉरी बच्चों, क्या करें, ये बारिश के मौसम में ना मतलब करंट आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, बहुत ही डिफिकल्ट से ये वीडियोज बनाना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। कोई बात नहीं, डिफिकल्टी आए, हम तो हैं ही मतलब डिफिकल्ट से लड़ने के लिए, है कि नहीं, तो नीट तो क्रैक करना ही है बच्चों। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। ओके तो पॉड शेप, पॉड शेप आप लोग जानते हो ऐसे इस तरह का होता है, इसके अंदर आपका सीड होता है। तो बेसिकली ये इस तरह का जो शेप है इसको हम इन्फ्लाटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फ्लाटेड। इन्फ्लाटेड हो गया तुम्हारा डोमिनेंट, इसको आई डिनोट करते हैं। और तुम्हारा और एक जो रिसेसिव टाइप का है वो थोड़ा इस तरह से होता है। ओके, इसके अंदर तुम्हारा सीड होते हैं, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रिक्टेड। क्या बोलते हैं इसको? कंस्ट्रिक्टेड। बच्चों ये जो मैं कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, जो ट्रेड बता रहा हूँ, आपको याद रखना है, ठीक है। कंस्ट्रिक्टेड को हम लिख देंगे स्मॉल आई में डिनोट कर देंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब देखो पर्ड का शेप हो गया, देन कम टू द पर्ड का कलर। ओके, एनसीईआरटी बुक रखे हो ना, चलो पर्ड कलर। ओके, पर्ड का कलर, पर्ड का कलर एक है आपका ग्रीन। देखो यहां पे तुम्हारा सीड का कलर येलो डोमिनेंट है, बट पर्ड का कलर यहां पे ग्रीन तुम्हारा डोमिनेंट है। ये तुम्हारा डोमिनेंट कलर है ग्रीन, ठीक है। यहां पे ग्रीन कलर कर देता हूं, दिस इज ग्रीन। ओके, ग्रीन के लिए क्या कर दें, जी, कैपिटल जी लिख दे। ओके, एंड तुम्हारा रिसेसिव क्या है पर्ड का कलर, दैट इज येलो। ये मैं कलर कर रहा हूं इसीलिए आपको कि आपको मतलब याद रहे, ठीक है, विजुअलाइजेशन हो। ओके, येलो कलर है, ठीक है, समझ में आ गया। तो येलो के लिए क्या लिखेंगे, स्मॉल जी लिखेंगे। समझ में आया इतना बातें। देन तुम्हारा फ्लावर कलर आता है, कलर ऑफ फ्लावर। ओके, तो बेसिकली आप लोगों को तभी से मैं बता रहा हूं कि जो फ्लावर का कलर है तुम्हारा दो तरह का होता है, ठीक है। एक है वायलेट, एक है तुम्हारा व्हाइट। तो वायलेट कलर तो मेरे पास है नहीं बच्चों, ठीक है, तो मैं रेड कलर में बना देता हूं। ये फ्लावर का कलर है, तो ये वायलेट है। वायलेट का जो डोमिनेंट, वायलेट कलर तुम्हारा डोमिनेंट है, इसके लिए कैपिटल वी लिखेंगे। और तुम्हारा जो रिसेसिव वाला है दैट इज व्हाइट इन कलर, तो ये व्हाइट फ्लावर हो गया, इसके लिए हम लिख देंगे स्मॉल वी। ओके, हो गया। देन नेक्स्ट तुम्हारा है फ्लावर का पोजीशन, कहाँ पे है, मतलब फ्लावर का पोजीशन। मान लो ये एक मतलब स्टेम है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये तुम्हारा यहाँ से लेकर ऐसे स्टेम है, तो यहाँ पे टर्म लास्ट में एंड में अगर एक फ्लावर रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल फ्लावर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, टर्मिनल फ्लावर बोलेंगे। अगर ऐसे ब्रांच निकला होगा, ऐसे ब्रांच निकला होगा, अगर यहाँ पे ब्रांच में ऐसे निकल कर यहाँ पे अगर फ्लावर होगा तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सियल फ्लावर बोलेंगे। समझ में आ गया। तो दो तरह का फ्लावर का पोजीशन होता है, ठीक है, फ्लावर पोजीशन, ठीक है। तो जो तुम्हारा एक्सियल है, एक्सियल वाला तुम्हारा डोमिनेंट है। देखो कैसे होगा, अगर ये तुम्हारा स्टेम है तो यहाँ पे ऐसे रहेंगे और तुम्हारा फ्लावर वगैरह इस तरह से रहेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सियल फ्लावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सियल, और इसको डिनोट कर देंगे कैपिटल ए में। ओके, बट टर्मिनल का क्या है, ठीक है। टर्मिनल में देखो बताता हूं, ये स्टेम है तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा फ्लावर होगा, ये हो गया टर्मिनल। तो टर्मिनल के लिए क्या लिखेंगे, स्मॉल ए लिख देंगे। देखो लास्ट वाला स्टेम का हाइट। ओके, स्टेम हाइट मतलब यहाँ पे जो हम हाइट के बारे में जो बात कर रहे हैं, स्टेम का हाइट अभी मैंने तुम लोगों को बताया था दो तरह का होगा, एक तो होगा टॉल, एक तो होगा ड्वार्फ।
तो जो लंबा है उसको बोलेंगे टल, इसको लिख देंगे डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है तुम्हारा टी, एंड तुम्हारा ड्वार्फ हो जाएगा स्मॉल टी. So these are the characteristics, okay, these are the characteristics which is taken by our Mendels. They are the 7 pairs of contrasting traits. तो आपको इतने सारे ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको याद रखना होगा. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही बढ़िया से बता दिया हूं. तो कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, कौन से कैरेक्टर का कौन सा ट्रेट है, और कौन से कैरेक्टर का कौन सा डिनोशन है. मतलब यहाँ पे मैंने बोला राउंड, राउंड का क्या है तुम्हारा कैपिटल आर, रिंकिल का है तुम्हारा स्मॉल आर, येलो का है तुम्हारा कैपिटल वाई, ग्रीन का है स्मॉल वाई. इसी तरह से आपको याद रखना होगा. 7 कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना होगा. एस एस, पीपी, एफ एफ, एस मतलब सीड कलर, सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट. इतना आपको याद रखना होगा. सो चलो आगे चलते हैं. ओके, सो कलर खत्म हुआ. ओके, देन कम टू द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक. क्या क्या टेक्निक यूज किए थे मेंडल एक्सपेरिमेंट करने के लिए. तो मैं पहले बता देता हूं आप लोगों को क्या क्या एक्सपेरिमेंट के लिए टेक्निक यूज किए थे. पहला तो ये टेक्निक यूज किए थे कि पहला प्योर पेरेंट को सिलेक्ट किए थे. सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट्स प्लान. प्योर पेरेंट्स प्लांट मतलब अगर टॉल प्लांट लिए होंगे तो कैपिटल टी जीनोटाइप वाला लिए होंगे. अगर ड्वार्फ लेना चाहे होंगे तो स्मॉल टी वाला लिए होंगे. इसको वो सिलेक्ट किए थे. ये कैसे सिलेक्ट किए थे, एक प्रोसेस है जिसका नाम है सेल्फिंग. सेल्फिंग के प्रोसेस से ये सिलेक्ट किए थे प्योर प्लांट. अगर वो राउंड सीड वाला लेना चाहते हैं तो कैपिटल आर होना चाहिए. मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर वाला नहीं, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला नहीं, ये तुम्हारा हाइब्रिड वाला है. तो ये प्योर प्लांट को सिलेक्ट किए थे पहला. ठीक है, टॉल चाहिए तो टी कैपिटल टी होना चाहिए उसका जीनोटाइप. ड्वार्फ तुम्हारा स्मॉल टी होना चाहिए उसका जीनोटाइप. उसी तरह से वो सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट्स प्लांट किए थे. और कौन से प्रोसेस में किए थे, सेल्फिंग प्रोसेस में. सेल्फिंग प्रोसेस हमको जानना नहीं है, बहुत सिंपल है, मैं आगे तुम लोगों को बता दूंगा सेल्फिंग क्या है. ओके, तो हमको अभी इतना याद रखना है कि सेल्फिंग प्रोसेस से सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट्स किए थे कौन, मेंडल. पहला टेक्निक. दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन. दूसरा क्या है, हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन का मतलब सिंपल है. हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, पहले ये प्योर प्लांट के बीच में करेंगे हाइब्रिडेशन ऑफ प्योर प्लांट्स. तो क्या करेंगे, ये बेसिकली क्रॉसिंग ऑफ और मेटिंग ऑफ 2 वेराइटीज ऑफ प्लांट कॉल्ड हाइब्रिडेशन. तो लिख देते हैं इसका डेफिनेशन. ओके, क्रॉसिंग क्या हो गया ये, जस्ट ए मिनट. ओके, क्रॉसिंग और mating of 2 varieties of plant is called hybridization. तो मान लो मैं एग्जांपल देता हूं इसका, नेक्स्ट पेज में चले. ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या करना है हमको, एक तो फीमेल प्लांट लेना है सेम कैरेक्टरिस्टिकली. मान लो हम एक टॉल प्लांट, मतलब टॉल नहीं, हाइट के हिसाब से एक प्लांट ले रहे हैं. 2 प्लांट लेंगे, एक फीमेल लेंगे एक मेल लेंगे. ठीक है, फीमेल होगा 50% और तुम्हारा मेल होगा 50%, दोनों मिलके 100% होंगे. तो फीमेल के लिए तुम्हारा मान लो अगर मेल हो गया तुम्हारा डोमिनेंट. ओके, मान लो ये डोमिनेंट हुआ तो कैपिटल टी वाला मेल लेंगे. और फीमेल अगर रिसेसिव हुआ मान लो तो क्या करेंगे, स्मॉल टी वाला लेंगे और इन दोनों के बीच में क्रॉस करा देंगे. ठीक है, इन दोनों के बीच में मेटिंग करा देंगे. इसी को हम क्या बोल रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं. ठीक है, समझ में आया. ओके, ये था तुम्हारा सेकंड. और तुम्हारा थर्ड जो है दैट इज सेल्फ ब्रीडिंग. क्या है, सेल्फ
ब्रीडिंग। अब देखो मैं तुम लोग को सेल ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडेशन धीरे धीरे समझाऊंगा, तो हाइब्रिडेशन पहले करेंगे, ठीक है, नोट डाउन करो उतना, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस क्या करना है, पहला स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन का इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन के बारे में मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बता चुका है बच्चों, मतलब आगे जो पढ़े थे तुम्हारा प्लांट रिप्रोडक्शन में इमास्कुलेशन के बारे में बताया था। इमास्कुलेशन मतलब है सिंपली रिमूवल ऑफ मेल गेमेट। मेल गेमेट का रिमूवल को हम क्या बोलते हैं, इमास्कुलेशन। क्या किया जाता है इस प्रोसेस में, मान लो ये एक प्लांट है, प्लांट का ये ओवेरी है, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये एंथर जो तुम्हारा है, ठीक है, दिस इज द मेल सेक्स ऑर्गन। तो इसको क्या करेंगे हम, सीजर लेंगे, ठीक है, सीजर लेकर इसको कट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, इमास्कुलेशन। क्या करेंगे, क्या बोलेंगे इसको, इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन करने के बाद ये जो हमारा सिर्फ क्या बचा, सिर्फ हमारा फीमेल बना, ये फीमेल तुम्हारा ओवेरी बना, तो इसको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है, इसको ऐसे कवर कर देंगे, पहले काटेंगे फिर इसको कवर करेंगे पेपर बैग के थ्रू, ठीक है, एक पेपर बैग इसके ऊपर ऐसे कवर कर देंगे, पेपर बैग कवरिंग। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बैगिंग। क्या बोलते हैं इसको, बैगिंग। समझ में आ रहा है, बैगिंग कर दिया। ये क्या कब कर रहे हैं, तुम्हारा फर्स्ट एंड सेकंड प्रोसेस क्या, पहला प्रोसेस था इमास्कुलेशन, सेकंड था तुम्हारा बैगिंग। क्या किया पहला में, इमास्कुलेशन में क्या किया हम, जो एंथर है, जो मेल सेक्स ऑर्गन है, इसको काट दिए, तो इसको बोलेंगे इमास्कुलेशन। देन उसको काटने के बाद बच गया हमारे पास क्या, ओनली ओवेरी। तो ओवेरी को क्या कर देने, पेपर बैग के थ्रू से कवर कर दें, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बैगिंग बोल रहे हैं। ये कब किए, जब ये प्लांट इमेच्योर था। क्या किए इसको, जब ये इमेच्योर था, ठीक है। जब ये तुम्हारा ओवेरी मैच्योर हो जाएगा तो इसके ऊपर क्या करेंगे, ये तुम्हारा मैच्योर हो गया है, इसके ऊपर दूसरा एक प्लांट से, ठीक है, दूसरा एक प्लांट से, मान लो ये उसी कैरेक्टर वाला, मान लो ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट लिए थे ना, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, मान लो ये फीमेल है, ये फीमेल, ये मेल। अब देखो ये टॉल है, ये डुआर्फ है, ओके, समझ में आ रहा है। तो इसका जो एंथर में जो जो पोलन ग्रेन होगा, इस पोलन ग्रेन को लाकर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी स्टिग्मा में डस्टिंग करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डस्टिंग। मतलब देखो तीन प्रोसेस है, एक है इमास्कुलेशन, एक है बैगिंग, एक है तुम्हारा डस्टिंग। डस्टिंग का मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन है ना, पोलन ग्रेन इनटू द स्टिग्मा ऑफ रिसेसिव प्लांट। तो यहाँ पे हम क्या किए, पोलन ग्रेन को यहाँ पे ऐसे, मतलब ये अगर तुम्हारा स्टिग्मा है तो ऐसे खींच दिए, मतलब क्या बोलते हैं इसको, स्प्रेड कर दिए। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, मेटिंग होगा। तो तीन स्टेप में हम लोग क्रॉसिंग किए हाइब्रिडेशन में, एक तो इमास्कुलेशन, दूसरा बैगिंग, एक तुम्हारा है डस्टिंग। फिर डस्टिंग करने के बाद इसको फिर से रीबैगिंग कर देंगे, फिर से बैगिंग कर देंगे। ताकि क्यों रीबैगिंग करेंगे, क्योंकि कोई दूसरा प्लांट का पोलन ग्रेन आकर यहाँ इसके ऊपर ना गिर जाए। अब देखो इमास्कुलेशन करने का क्या मतलब है, इमास्कुलेशन करेंगे तो क्या होगा, ये जो तुम्हारा ये एंथर जो है, इसका पोलन ग्रेन यहाँ पे ना गिर जाए, इसलिए हम मेच्योर होने से पहले इसको काट देंगे, नहीं तो सेल पोलिनेशन हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, क्रॉस, क्रॉस चाहिए है ना, क्रॉस पोलिनेशन चाहिए। तो सेल पोलिनेशन नहीं होने देने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इमास्कुलेशन। और देखो पेपर बैगिंग क्या करेंगे, पेपर बैगिंग क्यों करेंगे, पेपर बैगिंग इसीलिए करेंगे ताकि हम जो डिजायर्ड प्लांट, मतलब हम तो कहां से, ये डोमिनेंट प्लांट से चाहते हैं ना, जो पोलन ग्रेन आए बोल के, समझ में आ रहा है ना क्या बोलो, तो दूसरा कोई प्लांट्स का पोलन ग्रेन आकर यहाँ पे ना गिर जाए इसके स्टिग्मा पे, इसलिए हम क्या करें, इसको बैगिंग कर रहे हैं। जब ये हमारा डिजायर्ड प्लांट जब तुम्हारा मैच्योर हो जा रहा है, उसका हम जो पोलन ग्रेन है लाकर हमारे जो
बेगिंग वाला जो है उसके ऊपर डाल दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इसको हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सॉरी गाइस, आई एम सॉरी। ओके, सो ये जो क्रॉस किए, डॉस्टिंग जो की, ये क्या इसका मतलब, क्या क्रॉस किए, तो बेसिकली वहां पे 3 तरह का क्रॉस किए हैं, ठीक है। उसके बाद सेल्फ ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो क्रॉस जो है आज करेंगे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और भी है तुम्हारा डाई हाइब्रिड क्रॉस है, एक है तुम्हारा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है। देखो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को अच्छे से करो, अच्छे से पढ़ाई करो इसको, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो मैं देखो आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है धीरे धीरे आराम से पढ़ाना चाहूंगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है? पहले क्रॉस मतलब, यहाँ पे देखो, फिल्में देखते हो, अगर हीरो हीरोइन साथ में हैं, तो अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो क्या कर, ये छाता रख दिया जाता है या रोज का गुलाब ऐसे रख दिया जाता है, तो लोगों को समझ में आ जाता है कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ है। अगले दिन वो लोग मिठाई बांटते रहते हैं कि बेबी हुआ है बोल के। ठीक उसी तरह यहाँ पे क्रॉस का मतलब है बच्चों, क्रॉस का मतलब है सेक्सुअल इंटरकोर्स, ओके, इन बिटवीन प्लांट्स, ओके। अब देखो, तुम्हारा जो मेंडल है 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को लिए हैं स्टडी करने के लिए, तो वो बोले कि मैं एक साथ सातों कैरेक्टरिस्टिक को मैं स्टडी नहीं करूंगा, एक एक करके स्टडी करूंगा, एक कैरेक्टर या 2 कैरेक्टर। तो मोनो हाइब्रिड जो क्रॉस है, तो वहां पे एक ही कैरेक्टर को लिए थे स्टडी करने के लिए। जैसे कि मान लो, मोनो मतलब क्या है, 1, एक ही कैरेक्टर को या एक ही ट्रेड को, ठीक है, लेकर वो स्टडी किए थे और वहां से हाइब्रिड बनाए थे, ठीक है। क्या बनाए थे? हाइब्रिड। उस हाइब्रिड को हम मोनो हाइब्रिड बोलते हैं। उसके बाद उनके बीच में क्रॉस कराए थे, मोनो हाइब्रिड के बीच में क्रॉस कराए थे, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अभी जो मैंने जितना भी चीजें बोला है आप लोगों को आई थिंक समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो बोनस पॉइंट है मेरे लिए, नहीं समझ में आ रहा है तो पेशेंटफुली 2 मिनट रुको, मैं समझा देता हूँ सभी चीजें। ओके, चलो क्या करेंगे, चलो हम क्या करेंगे अभी, इसको इरेज कर रहा हूं। चलो, तो पहला हम करेंगे, देखो, एक टॉल प्लांट लेंगे, ठीक है, होमोजाइगस टॉल प्लांट, होमोजाइगस टॉल का तुम्हारा जीनोटाइप क्या होगा बच्चों? होमोजाइगस है मतलब टॉल है, डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, ओके। डोमिनेंट होमोजाइगस टॉल मतलब कैपिटल टी, कैपिटल टी, ओके। अगर हम लेंगे रिसेसिव होमोजाइगस ड्वार्फ, तो क्या मिलेगा हमको जीनोटाइप? कैप स्मॉल टी, ये बात आप लोगों को पता है। तो मान लो ये दोनों पेरेंट हैं, क्या ये पेरेंट है, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे। तो आप लोगों को पता है गैमेट फॉर्मेशन तब आता है ना आप लोगों को, तो अभी गैमेट फॉर्मेशन करेंगे। तो आप मुझे बताओ, ये टॉल प्लांट से क्या गैमेट मिलेगा हमको? कैपिटल टी, जो कि तुम्हारा 100% है बिल्कुल, और तुम्हारा यहां से क्या मिलेंगे? स्मॉल टी, ये भी 100% है। तो इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? टॉल होगा कि ड्वार्फ होगा? क्योंकि कैपिटल टी इज द डोमिनेंट, तो ये प्लांट क्या होगा? टॉल प्लांट होगा। अब देखो मुझे बताओ बताओ, ये होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है? ये हाइब्रिड है कि प्योर है? ये ऑब्वियसली तुम्हारा हेट्रोजाइगस हाइब्रिड है कि नहीं? क्योंकि ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी रखता है, तो हेट्रोजाइगस है, दो अलग अलग मतलब एलएलई है यहाँ पे, एंड तुम्हारा हाइब्रिड है, दो अलग टाइप का है। तो ये डोमिनेंट टी है, डोमिनेंट जो कैपिटल टी है बोल के ये टॉल प्लांट है, बट ये हेट्रोजाइगस भी है एंड हाइब्रिड भी है। तो ये जो हाइब्रिड है इसको हम क्या बोलेंगे? मोनो हाइब्रिड। क्या बोलेंगे? मोनो हाइब्रिड।
मोनोहाइब्रिड क्यों बोल रहे हैं? ये एक ही कैरेक्टर में तुम्हारा हाइब्रिड बना है, तुम्हारा हाइट के कैरेक्टर में एक टॉल एंड ड्वार्फ के बीच में हाइब्रिड हुआ है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड बोलेंगे। अब देखो इसी टाइप का दो मोनोहाइब्रिड को लेकर क्रॉस कराएंगे तो क्या बोलेंगे उसको? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसको बोलेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हम क्या बोल देंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो पहला देखो, ये तुम्हारा फर्स्ट जनरेशन हुआ, ओके, फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन, ध्यान से सुनो, ये है तुम्हारा पेरेंट जनरेशन, ये तुम्हारा F1 जनरेशन। F1 जनरेशन F का मतलब होता है फाइलियल, क्या होता है? फाइलियल। फाइलियल का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग, ओके, समझ में आ रहा है? तो पहला पेरेंट में फर्स्ट जनरेशन में हमको 100% क्या मिला? टॉल मिला, ठीक है। देन हम क्या किए? सेल्फिंग। देखो सेल्फिंग मतलब ये टॉल प्लांट जो है मोनोहाइब्रिड के बीच में, मोनोहाइब्रिड के साथ क्या कर रहे हैं हम? सेल्फिंग करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे इसको? मोनोहाइब्रिड एंड मोनोहाइब्रिड के बीच में जो क्रॉस करा रहे हैं इसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और सेल्फिंग बोल रहे हैं। अब देखो यहां पे हम गैमेट बनाएंगे, धीरे धीरे आराम से बनाएंगे। ये हमारा कैपिटल टी से एक बनेगा कैपिटल टी, यहाँ पे मिलेगा हमको स्मॉल टी। दो गैमेट बना, यहाँ पे भी तुम्हारा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। इसका अब ये गैमेट बना बच्चों, ठीक है, गैमेट बना, समझ में आ रहा है? ओके, तो अब देखो ये कैपिटल टी इसके साथ, ये कैपिटल सी के साथ क्रॉस करेगा, फिर यही कैपिटल टी तुम्हारा स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेगा, फिर तुम्हारा ये स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ यहाँ पे क्रॉस करेगा, फिर से स्मॉल टी तुम्हारा स्मॉल टी के साथ क्या करेगा? क्रॉस करेगा। तो हमको यहाँ पे नए मिलेंगे, ये कैपिटल टी एंड ये कैपिटल टी क्रॉस हुए हैं तो हमको मिला कैपिटल टी कैपिटल टी, समझ में आ रहा है? अब देखो ये कैपिटल टी एंड ये तुम्हारा स्मॉल टी मिले हैं तो क्या मिलेगा हमको? कैपिटल टी स्मॉल टी, है कि नहीं? अब देखो ये स्मॉल टी एंड ये कैपिटल टी क्रॉस हुए हैं तो हमको क्या मिलेगा? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। देखो स्मॉल टी एंड कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में स्मॉल टी लिख सकते हैं, बट ऐसा नहीं लिखा जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? देन ये स्मॉल टी एंड ये स्मॉल टी क्रॉस हुए हैं, क्या बनेगा? स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें बने हैं। ये F2 जनरेशन है, कौन सा जनरेशन है? F2 फाइलियल 2 जनरेशन है, ओके। ये था तुम्हारा पेरेंट जनरेशन, फिर F1, ओके, ये F1 है, ये बन गया हमारा F2। F2 जनरेशन में देखो ये तुम्हारा होमोजाइगस है कि नहीं? ये हमारा होमोजाइगस टॉल है, ओके। और ये क्या है? ये येलो वाला, ये तुम्हारा येलो वाला जो है ये तुम्हारा हेट्रोजाइगस टॉल है। क्या है? हेटेरोजाइगस टॉल, ओके। एंड ये क्या है बच्चों? ये होमोजाइगस ड्वार्फ है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखो सेल्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमको क्या मिला? एक होमोजाइगस टॉल मिला, हेटेरोजाइगस टॉल मिला एंड होमोजाइगस ड्वार्फ मिला। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें जो क्वेश्चंस में आता है, देखो ये तुम्हारा यहाँ पे तुम लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रीजनल्ड, क्या नाम है? रीजनल्ड सी पोनेट। क्या है? नेक्स्ट पेज में चलता हूं मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझाने के लिए। रीजनल्ड सी पोनेट एक साइंटिस्ट थे, क्या किए? देखो हम क्या किए? सेल्फिंग किए है ना, इन दोनों के बीच में क्रॉस किए हैं, तो ये क्या किए? एक स्क्वायर बनाए, ठीक है, स्क्वायर बनाए, उस स्क्वायर का नाम क्या है? पनेट स्क्वायर, ओके। क्या किए? ऐसे लिख दो, इसका तुम्हारा गैमेट क्या है? कैपिटल टी है स्मॉल टी है, तो लिख दो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे लिख दो और ऐसे एक स्क्वायर बना दो, ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर क्या करो?
इस कैपिटल टी को और इस स्मॉल टी को यहाँ पे लिख दो, कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दो, ऐसे एक स्क्वायर बना दिए, ठीक है, यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिए। अब क्या करो, ये कैपिटल टी को इसके साथ क्रॉस करा दो, कैपिटल टी क्रॉस होंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी बनेंगे, है कि नहीं। नाउ इसी को ही, यही कैपिटल टी को इसके साथ क्रॉस कर दो, तो ये कैपिटल टी यहाँ पे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, और यहाँ से आएगा तो स्मॉल टी हो जाएगा। और देखो ये कैपिटल टी का हो गया, फिर इसको करेंगे स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर तुम्हारा ये बचा कौन, स्मॉल टी के यहाँ पे लिख दिए और ये स्मॉल टी यहाँ पे आ गया, तो स्मॉल टी हो गया। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो कितने टॉल आए हैं, ये तुम्हारा टॉल है, ये तुम्हारा टॉल है, ये टॉल है कि नहीं, और ये क्या है तुम्हारा ड्वार्फ, ठीक है। तो टॉल कितना है, टॉल आए हमारे पास 3 एंड ड्वार्फ आए कितना 1, ठीक है। तो ये जो टॉल और जो ड्वार्फ है, ये इसको क्या है हम देख सकते हैं, तो ये क्या है फिनोटाइप, ओके, क्या है ये फिनोटाइप। तो जो हम देख सकते हैं टॉल और ड्वार्फ का रेशियो क्या हुआ 3:1। तो अगर क्वेश्चन पूछे आपको फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो तुम्हारा हो जाएगा, फिनोटाइपिक रेशियो विल बी योर 3:1, रेशियो हो गया तुम्हारा 3:1, ओके। अगर इसका जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे, क्या देखेंगे, जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, देखो ये एक जीनोटाइप है होमोजाइगस, ये हेटेरोजाइगस, ये तुम्हारा दो है कि नहीं, और ये तुम्हारा एक है। तो कैपिटल टी एक हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 हो गया, 2, स्मॉल टी कितना हो गया 1 हो गया। तो जीनोटाइपिक रेशियो हो गया 1:2:1। ये क्वेश्चन आता है तुम्हारा, बोलेगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, दैट विल बी योर 3:1, एंड जीनोटाइपिक रेशियो क्या है 1:2:1। ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को, तो आपको ये आंसर करना है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को और मैं तुम लोगों को समझा देता हूं। क्या हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या करेंगे, हम एक प्योर प्लांट लेंगे, एक डोमिनेंट प्लांट लेंगे, एक रिसेसिव प्लांट लेंगे, जिनका कैरेक्टर हम क्या करें यहाँ पे हाइट के हिसाब से ले रहे हैं। तो डोमिनेंट वाला होगा तुम्हारा टॉल एंड रिसेसिव वाला होगा ड्वार्फ, ओके। तो टॉल का जीनोटाइप हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल टी एंड ड्वार्फ का हो जाएगा स्मॉल टी। तो इनके बीच में सेल्फिंग जब क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन में हमको मिलेगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, जो कि तुम्हारा मोनोहाइब्रिड है और ये टॉल है, मोनोहाइब्रिड मिला। फिर F1 जनरेशन के बाद मोनोहाइब्रिड के साथ मोनोहाइब्रिड को हम क्या कर दिए, क्रॉस करा दिए। तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी के साथ क्या कर दिए, हम क्रॉस करा दिए। तो मोनोहाइब्रिड के बीच में जब क्रॉस हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस प्रोसेस को सेल्फिंग भी बोला जाता है। जब क्रॉस किए तो हमको मिला कि एक होमोजाइगस टॉल मिला, एक हेटेरोजाइगस टॉल मिला, सॉरी 2 हेटेरोजाइगस टॉल मिला, एक तुम्हारा होमोजाइगस टॉल मिला, एक होमोजाइगस ड्वार्फ मिला। तो 1:2:1 बन गया। यहाँ पे समझ में आ गया। तो इतना बातें आपको अगर समझ में आ गया है तो चलो आगे चलता हूँ, थोड़ा बहुत और चीजें तुम लोगों को बताता हूँ, ठीक है। ओके चलो, फिनोटाइपिक रेशियो और तुम्हारा जीनोटाइपिक रेशियो समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट पेज। चलो एक चीज बताता हूं आप लोगों को, लास्ट पार्ट आज का क्लास का, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस में आप क्या किए, आप क्या करोगे, जो हमारा पहले क्या किए थे याद करो, हम क्या किए थे, टॉल जो हमारा मतलब होमोजाइगस टॉल के साथ क्रॉस किए थे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इसको क्रॉस किए थे। क्रॉस करने के बाद हमको क्या मिला था, यहाँ पे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी मिला था, ठीक है। इसके बाद हम क्या किए थे, ये फर्स्ट जनरेशन है F1 है, F1 के बाद क्या किए थे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इसको क्रॉस करा दिए थे, ये पहला था। ये सेकेंड वाला जो कर रहे हैं, ओके, इसमें क्या है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी को हम क्रॉस कराए थे तो क्या मिला था हमको, 2 तरह का मिला था, 3 टॉल मिला था और एक 1 ड्वार्फ मिला था। तो टेस्ट क्रॉस में क्या किया जाता है, ये जो तीन टाइप का 3 टॉल है, इसको हम क्या करेंगे, रिसेसिव पेरेंट के साथ
क्रॉस कर देंगे। क्या करेंगे? रिसेसिव पेरेंट्स, इसके साथ क्रॉस करा देंगे। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, पहला जो क्रॉस किए थे, पहला जो पेरेंट जनरेशन कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी के बीच में क्रॉस किए थे, तो हमको मिला था कैपिटल टी एंड स्मॉल टी मिला था, है कि नहीं? यहाँ पे देखो, पहला क्या किया है, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी के बीच में क्या किए हैं, क्रॉस किए हैं। तो हमको क्या मिला है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी मिला है। ठीक है, क्या मिला है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी मिला है। तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी को बीच में क्या कर दिया, हम सेल्फिंग कर दिए। सेल्फिंग करने के बाद हमको क्या मिला था, तीन जो प्लांट मिले थे, टॉल प्लांट मिले थे, और एक मिला था ड्वार्फ, जो 3:1 के हिसाब से हम जानते हैं। तो अब मुझे बता, ये जो 3 टॉल है, यहाँ पे 2 तरह का प्लांट था, एक था तुम्हारा कैपिटल टी, और जो थे तुम्हारा कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये 3 थे। तो हम क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस में क्या करेंगे, ये जो तुम्हारा रिसेसिव पेरेंट है, रिसेसिव पेरेंट के साथ ये टॉल प्लांट को हम क्या कर देंगे, क्रॉस करा देंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। तो क्या कैसे होगा, देखो यहाँ पे 2 वे हो सकता है। एक है तुम्हारा कैपिटल टी के साथ क्रॉस हो सकता है तुम्हारा स्मॉल टी, और एक क्रॉस हो सकता है तुम्हारा कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी हो सकता है। ये तुम्हारा कैपिटल टी यहाँ पे आ गया, और ये तुम्हारा रिसेसिव पेरेंट ये है। ओके, और तुम्हारा ये कैपिटल टी स्मॉल टी देखो यहाँ पे आ गया, और ये तुम्हारा स्मॉल टी। तो 2 तरह से हो सकता है। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, सारा ऐसे मिलेगा, टॉल मिलेगा, है कि नहीं, टॉल प्लांट मिलेगा। और इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे हमको मिल जाएगा कैपिटल टी, यहां से मिलेगा हमको स्मॉल टी, और यहां से क्या मिलेगा हमको, स्मॉल टी, है कि नहीं। तो अगर ऐसे क्रॉस करेंगे, ये इसके साथ क्रॉस करेगा, ये इसके साथ क्रॉस करेगा, तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, एक टॉल मिलेगा, एक ड्वार्फ मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस को बेसिकली हम एक टाइप है बैक क्रॉस का, तो समझाता हूं उसको। सो जनरली बैक क्रॉस तुम्हारा क्या है, बैक क्रॉस का मतलब है क्रॉस ऑफ ऑफस्प्रिंग विथ पेरेंट। ओके, ठीक है, देखो टेस्ट क्रॉस कौन सा है, मैं जो यहां पे बताया था, ये तुम्हारा टेस्ट क्रॉस नहीं है, ये तुम्हारा टेस्ट क्रॉस है। ओके, बताता हूं कैसे। देखो, बैक क्रॉस का मतलब है, बैक क्रॉस तुम्हारा 2 तरह का है। ठीक है, यहां पे लिखता हूं, बैक क्रॉस 2 तरह का है। एक तुम्हारा आउट क्रॉस है, एक है तुम्हारा टेस्ट क्रॉस। समझ में आ रहा है, एक है तुम्हारा आउट क्रॉस, एक है तुम्हारा टेस्ट क्रॉस। तो क्या आउट क्रॉस कौन सा है और टेस्ट क्रॉस क्या है, तो मान लो मैं यहां पे एक डोमिनेंट पेरेंट लेता हूं, डोमिनेंट पेरेंट, और एक रिसेसिव पेरेंट के बीच में तुम्हारा होता है क्रॉसिंग। ओके, डोमिनेंट पेरेंट, रिसेसिव पेरेंट, तो ऑफस्प्रिंग यहां से बनता है। ओके, तो अगर इस ऑफस्प्रिंग का ट्रेट को हम इसके साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ अगर क्रॉस कराएंगे, तो इसको हम बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। क्या बोलेंगे इसको, टेस्ट क्रॉस। अगर ऑफस्प्रिंग का डोमिनेंट पेरेंट के साथ अगर क्रॉस कराएंगे, तो इसको बोलेंगे हम आउट क्रॉस। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो डाउट पूछो मुझे, व्हाट्सएप में पूछो, टेलीग्राम में पूछो, आई विल क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट। तो एनसीईआरटी पढ़ो, इसको देखो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस क्या है। सो इतना बातें आप लोग को ध्यान में आना चाहिए। ठीक है, एंड तुम्हारा सिलेक्शन ऑफ 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स आना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच गाइज, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। ओके।